नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। जनरल साइंस के फिजिक्स में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाइट जो कि ऑप्टिक्स का चैप्टर है और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद एमसीक्यू के साथ करेंगे। ऑलमोस्ट 50 से 60 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा टॉपिक में। काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो में जो कंटेंट है वो एग्जामिनेशन के वेरियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक के कंटेंट को ही लेकर बनाया गया है। लाइट्स क्या है? लाइट्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके जो ड्यूअल नेचर का होता है, यानी ये पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है, वेव के फॉर्म में भी होता है। क्वेश्चन आएगा लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल और वेव, तो दोनों है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ काफ़ी स्मॉल होती है और जो विजुअल लाइट्स होते हैं उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। लाइट की स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है जो कि मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। अगर दूसरे मीडियम की बात की जाए वाटर में, ग्लास में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये फास्टेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स है और नथिंग फास्टर देन लाइट। लाइट से ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं है। लाइट से कम कंपेयर में कम में कॉस्मिक रे है, लेकिन लाइट का स्पीड कॉस्मिक रे से ज़्यादा है। लाइट से ज़्यादा फास्टेस्ट कोई नहीं है यूनिवर्स में। लाइट को सन से अर्थ पे आने में तकरीबन 8.5 मिनट लगता है। अब हम लोग लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करें बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो सबसे पहले हमारा आता है गामा रे। इसी का अगर हम अध्ययन करें तो लोएस्ट वेवलेंथ किसका हो गया? गामा रे। एमसीक्यूज। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका हो गया? रेडियो वेव। अल्ट्रा वायलेट रे वेवलेंथ लेस देन विजिबल होते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रे का वेवलेंथ जो है विजिबल रे से कम होता है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से अल्ट्रा वायलेट रे का वेवलेंथ कम होता है। विजुअल लाइट का रेंज जो होता है वो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम लमसम इसी के आसपास होती है। एग्जैक्ट है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम विजुअल लाइट की वेवलेंथ की रेंज। इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो विजुअल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। अब हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जितना एंगल से वो इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। प्लेन मिरर की बात की जाए तो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो सेम होता है, उल्टा इमेज बनता है, बट जो साइज होती है वो सेम होती है। अगर एक प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट का फुल साइज अगर हमको देखना है तो मिरर की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की आधी होनी चाहिए, तो हम फुल देख सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट का हाइट और ये मिरर की हाइट 1/, ऑब्जेक्ट की हाफ है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जनरली जो इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मेकअप मिरर के रूप में होता है। ये आप देख सकते हैं। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों के साइज को बड़ा बड़ा देखने में। टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है एंड लाइट हाउस मिरर में इस्तेमाल होता है, और भी जगह इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें ये सेविंग हो गए। कार के हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट में सर्च लाइट के हेड में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है एंड सेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है और कवरेज एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। लार्जर कवरेज एरिया को ये कैप्चर करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ट्रैफिक मिरर के रूप में होता है, सिक्योरिटी मिरर के रूप में होता है, डोम मिरर के रूप में होता है। ऑटोमोबाइल में जब हम लोग कार चलाते हैं तो उसके साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। एटीएम के पास इसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। वॉल आर्ट डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। कार इंस्पेक्शन में कार इंस्पेक्शन में इस्तेमाल होता है और एजुकेशनल एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है कि कार में बैठे हुए पीछे की साइड के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा कवरेज एरिया जो होता है वो लार्जर होता है और कॉन्केव मिरर में कवरेज एरिया स्मॉलर होता है, क्योंकि उसमें इमेज मैग्नीफाइड चाहिए, इसमें इमेज छोटा छोटा चाहिए, एरिया ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो मीडियम होते हैं, मीडियम 1, मीडियम 2। तो लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है। इस दौरान उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी इंटेंसिटी भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये याद रखिएगा। जब रिफ्रैक्शन के केस में लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी सघन मीडियम से कम सघन मीडियम में अगर ये लाइट जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और अगर इसके जस्ट अपोजिट, अगर ये जो लाइट है डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, कम डेंसर मीडियम से ज़्यादा डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, और वो जब स्पीड डाउन होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन में ही एक नेक्स्ट टॉपिक है जिससे लगातार एमसीक्यूज आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है कि जब हमारा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, यानी सघन घनत्व वाले मीडियम से कम घनत्व वाले मीडियम, यानी अगर ग्लास से लाइट बाहर निकल रहा है एयर में तो डेट इज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हो गया। तो उस केस में जब एंगल बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वहाँ जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा था, डेंसर मीडियम से एक, इसको हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो ये एक पॉइंट पे ये 90 डिग्री हो गया, ये बढ़ाएंगे तो ये इधर आएगा, ये बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, तो ये एक पॉइंट पे 90 डिग्री हो गया। इससे भी आगे अगर हम बढ़ा दिया, यानी ये पॉइंट, इसको अगर इसे देखा जाए तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो डेट इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये इसी के ऊपर बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं मिराज में। ठीक है, मिराज क्या होता है, जैसे मृग मरीचिका बोलते हैं। मृग मरीचिका में क्या होता है कि मृग को ये नीचे की जो एयर होती है वो उसका घनत्व कम होता है, और ऊपर की जो एयर होती है, ये नीचे की एयर का घनत्व कम होता है, ऊपर का एयर जो होता है वो डेंसर होता है, नीचे का एयर कम कम घनत्व का होता है। तो जब लाइट को ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे ये नीचे पानी के जैसा रिफ्लेक्शन ऊपर में ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखता है, तो उसको लगता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी है नहीं, वो एक इसका रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इसका इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड लाइट है, और उसको लगता है कि यहाँ पानी है, इसे बना हुआ है। तो ये मिराज के केस में ऐसा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सेकंड एक और बहुत ही बढ़िया जिसमें से क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में ये लाइट रे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर निकलता है। थर्ड है डायमंड। डायमंड में भी डायमंड में भी ये जो एंगल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही ये बाहर निकलता है, जिसके कारण ये बहुत बढ़िया चमकता है। तो जो डायमंड में चमक होती है वो उसका फिनोमेना जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना के कारण ही होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि एक वाइट लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर में विघटन, टूटना, उसी को डिस्पर्जन कहते हैं। जैसे एक ये आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ एक वाइट लाइट जा रही है, इसका ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया। तो ये जब हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म से हम पास करते हैं तो वो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं वाइट लाइट का डिस्पर्सन, जिसमें से रेड लाइट जो है वो लीस्ट डिस्पर्स है। आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ गया तो ये इतना ही तक वो मुड़ा, और जो वायलेट लाइट है वो इतना मुड़ गया। तो वायलेट लाइट मोस्ट रिफ्रैक्टेड, मोस्ट डिस्पर्स्ड, और रेड लाइट लीस्ट डिस्पर्स्ड। डिस्पर्सन से ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइट की जो कलर होती है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये सब वन लाइनर एमसीक्यूज हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आए हुए हैं। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। लाइट की जो कलर होती है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वेवलेंथ पे। जो विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 लाइट्स होते हैं। कौन कौन, जिसका एब्रीविएशन है विवग्योर, VIVGYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इनका जो ऑर्डर बना हुआ है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है, यानी वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इसी को आगे लिखा गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका हो गया, रेड का, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हो गया, वायलेट का। कलर में जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल नहीं होती है, यानी जिसका ज़्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी सबसे कम, यानी हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होगा, वायलेट के पास, और लोएस्ट एनर्जी किसके पास होगा, रेड के पास। जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से विव की ओर में, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का है और मिनिमम वेवलेंथ ब्लू का है। तो डिस्पर्सन जो है वो रेड लाइट का, ये ध्यान रखिएगा भाई, डायरेक्ट एमसीक्यू आया हुआ है। डिस्पर्सन ऑफ रेड लाइट जो है लोएस्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है। इसी कारण से जो है इसका डिस्पर्सन बिल्कुल कम होता है, इसलिए जो हमारी आई है वो दूर से ही इसको देख पाती है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है, ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा। लाइट का स्कैटरिंग डस्ट पार्टिकल के कारण होता है।
जब एयर में हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और वहाँ से जब लाइट आती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। दैट इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 2 चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सनसेट होता है उस वक्त जो लाइट होती है वो स्काई का, वो रेड होता है, रेडिश टाइप की होती है। लेकिन जब ओवरहेड होता है यानी दोपहर का समय होता है उस वक्त हम लोग को स्काई जो है कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है MCQ में। तो इसको हम लोग क्यों दिखता है वो देख लेते हैं। सनसेट के समय, सनराइज के समय रेडिश एंड दिन में ब्लू दिखता है। लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, और वायलेट और ब्लू लाइन की वेवलेंथ कम होती है तो उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब ब्लू लाइन की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं, तो उस कारण से हमें जो है बहुत देर तक ये लाइट दिखाई देता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है। और सनसेट और सनराइज के केस में क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो आँखों तक पहुँच जाए। सनसेट और सनराइज के समय क्या होता है कि ब्लू लाइट हमारी आँखों तक पहुँच ही नहीं पाती है। आप देख सकते हैं कि यहीं पे वो पीछे रह जाता है। यहीं पे वो पीछे इधर ही खो गया, वो पहुँच ही नहीं पाया। लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ चूँकि ज़्यादा होती है तो इसलिए ये स्कैटर्ड होके ये व्यूअर के पास पहुँच गई, हमारी आँखों तक पहुँच जाती है। और जब हमारी आँखों तक पहुँच जाती है तो हमें रेड दिखाई देता है। कारण आप लोग समझ लीजिए। नॉर्मल केस में दिन में ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा समय तक ब्लू लाइट दिखता है, इसलिए स्काई ब्लू होता है। सनराइज और सनसेट के समय पे ब्लू लाइट की स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इस कारण से उसकी स्कैटरिंग कम होती है, वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए वो रेड दिखाई देता है। क्वेश्चन है सॉरी फॉर थोड़ा तबियत ठीक नहीं है। एनीवे, जो नॉर्मल हमारी आई है वो 25 मीटर तक देख सकती है। नॉर्मल आई यानी एक एक नॉर्मल आंखों से हम लोग 25 मीटर तक आराम से आसानी से देख सकते हैं। ये भी MCQ बहुत बार आया हुआ है कि कितने मीटर तक हमारी नॉर्मल आई की विजन होती है, वो 25 मीटर तक होती है। इसको आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आई के जब हम लोग इधर देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इमेज जो है वो बिल्कुल रेटिना पे बन रहा है। लेकिन एक केस होता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है कि आंख जब खराब हो जाती है तो जो 25 मीटर की जो इमेज होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज, वो रेटिना से पहले बनता है, यानी रेटिना से पहले बन गया, यानी निकट बन गया। ऑब्जेक्ट की जो इमेज हो गई वो इमेज के निकट हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नियर का चीज़ नहीं दिखाई देगा। मायोपिया के केस में क्या होता है कि नियर की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है, बट दूर के केस में ये दिखाई नहीं देता है। यानी निकट दृष्टि दोष के आदमी को नज़दीक की चीज़ें वो बहुत अच्छे से देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें वो नहीं देख पाता है। कारण यही कि नज़दीक की चीज़ें की जो ये जो मैटर होता है 25 मीटर वाला, वो डायरेक्ट बन जाता है रेटिना पे। लेकिन जब 25 मीटर से ज़्यादा हम लोग दूर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये रेटिना से पहले ही ऑब्जेक्ट के निकट बनता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करने के लिए हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? उस लेंस का नाम रहेगा डाइवर्जेंट लेंस, यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये पहले बीमार आँख के केस में ये पहले बन रहा था, तो अगर हम लाइट को और डाइवर्ज कर दें थोड़ा, तो ये थोड़ा और दूर जाके बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट थोड़ा डाइवर्ज हो जाए, ताकि ये रेटिना तक पहुँच जाए। तो मायोपिया के केस में, यानी निकट दृष्टि दोष के केस में, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपररोपिया, जिसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल विजन है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल विजन है, ध्यान से समझिएगा। नज़दीक की चीज़ें, एक दूर दृष्टि दोष वाले आदमी को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, दूर की चीज़ें दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि इसको दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष क्यों नहीं बोलते हैं? एक्चुअली में ये दिखने से नहीं होता है। इसका जो इमेज होता है वो रेटिना के बाहर बनता है, यानी ये ऑब्जेक्ट से दूर बन रहा है। ठीक है, दोष क्या है? दूर का है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। जब निकट की वस्तु का इमेज रेटिना के बाहर बनने लगे, यानी ऑब्जेक्ट से दूर बनने लगे, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट अपोजिट। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते थे। इस केस में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? चीज़ें दूर बन रही है। अगर हम लोग उत्तल लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, यानी ये अगर लाइट जा रही है ना तो लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर देगा, यानी ये जो लाइट जा रही है, थोड़ा इसको अगर कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा इसको अगर बेंड कर देगा, तो ये जो इमेज है वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा।
कन्वर्ज करने का मतलब कि वो इमेज को पहले बनाने वाला, ठीक है, लाइट को ऐसे पहले ही वो मिला देगा, तो इसीलिए इसमें हम लोग उत्तर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/f इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। इसको मापते कैसे हैं? इसको मापते डायोप्टर से। पावर ऑफ लेंस मेजर्ड इन डायोप्टर। जो इमेज बनता है वो हमारा कहाँ पे बनता है? आँख के रेटिना पे। रेटिना को कैमरा का फिल्म भी बोलते हैं। अगर कैमरा के केस में अगर माना जाए तो कैमरा का फिल्म और रेटिना सेम ही थिंग है। ये भी टीट से क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि कैमरा का कौन सा पार्ट रेटिना के इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, यही प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन कलर्स को अगर मिला दिया जाए तो वाइट कलर बन जाता है। जो टीवी स्क्रीन में जो कलर होते हैं वो इसी से RGB कलर कॉम्बिनेशन से ही टीवी स्क्रीन में कलर फिल्म दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम रेड, ग्रीन, ब्लू को अगर मिला दें तो वो कलर वाइट बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्टिक्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। इससे छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जो फंस जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग नहीं बना पाते हैं, और जो ये बनाया गया वीडियो वो सिर्फ MCQ बेस्ड ही बनाया गया है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जो हमारी जो मैटर होती है वो उनके 3 फिजिकल कंडीशंस होते हैं, फिजिकल स्टेट होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी होती है। लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है और फ्लोटिंग होता है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे चलता है। और गैस में सिर्फ प्रेशर होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी सॉलिड की एक कैपेसिटी होती है टू रिज्यूम इट्स ओरिजिनल शेप, यानी स्प्रिंग को जब हम लोग तानते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो फिर वो उसी पोजीशन पे चला जाता है, तो डेट इज कॉल्ड स्प्रिंग के अंदर या रबर के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? आगे चल के बताएंगे। सिमिलरली लिक्विड के केस में जो इलास्टिक टेंडेंसी होती है फ्लूइड का, जो लिक्विड होता है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, तो फ्लूइड का जो इलास्टिक टेंडेंसी होता है उस इलास्टिक टेंडेंसी के कारण अगर वो लिक्विड जो है वो लीस्ट सरफेस एरिया कवर करने का टेंडेंसी रखता है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में सरफेस टेंशन फ्लूइड सरफेस की इलास्टिक टेंडेंसी है जो कि उस लिक्विड का सरफेस एरिया को मिनिमम रखने में मदद करता है। यानी सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा उतना वो छोटी बूंद बनेगा, सरफेस टेंशन जितना कम उसका साइज जो है वो ज़्यादा होगा। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो हमारी बूंद है वो गोल होती है, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलास्टिक फोर्स लगता है, जिसके कारण वो राउंड हो जाता है। इन दोनों की जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, सरफेस जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो है इंट्रोपी बढ़ता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन घटता है और ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। ये याद रखिएगा, MCQ में आया हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। सरफेस टेंशन पे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें एक एक करके हम लोग उसको आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंद है, वो गोल होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, वो क्यों होता है? उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होने के पीछे रीजन है सरफेस टेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। दूसरा है कि जो पानी है, जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ये क्यों? इसका रीज़न ये है कि सरफेस टेंशन जो तेल का होता है वो पानी से कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, सरफेस टेंशन जो तेल का होता है वो पानी से कम होता है। जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन जिससे कम होगा, जिसका सरफेस टेंशन कम होगा, वो तैरेगा, ठीक है? पानी की जगह आप तेल की जगह आप केरोसिन भी यूज कर सकते हैं। केरोसिन वाला भी क्वेश्चन आएगा। केरोसिन क्यों? तो केरोसिन का सरफेस टेंशन पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, यानी जो साबुन का जो बबल बनता है पानी का, उसके अंदर का प्रेशर कितना होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है या ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण ही उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2 बबल है, एक छोटा बबल, एक बड़ा बबल, अगर उन दोनों को कांटेक्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि जो छोटा बबल है वो और छोटा हो जाता है, और बड़ा बबल यानी छोटा वाला बबल जाके बड़ा में मिल जाता है और बड़ा बन जाता है। यानी इसका रीज़न भी क्या होगा? सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि छोटा वाला बबल में सरफेस टेंशन क्या है? वो ज़्यादा है कंपेयर टू बड़ा वाले बबल में। और जब छोटे वाले बबल का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, यानी एयर का प्रेशर उसमें ज़्यादा है, बड़े वाले बबल में सरफेस टेंशन कम है, यानी एयर प्रेशर कम है, तो हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। यानी छोटे बबल से एयर जो है निकल के कॉन्टैक्ट में जब दोनों आते हैं तो वो बड़े वाले बबल में चले जाते हैं, जिस कारण से सरफेस टेंशन और कम हो जाता है, बबल का साइज और बड़ा हो जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से जो फिल जो बैलून है वो ऊपर क्यों जाता है? ऊपर इसलिए जाता है कि क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर से कम होती है। लेकिन क्वेश्चन इसमें एक ये भी आता है कि हाइड्रोजन का जो बैलून है ऊपर जाता है तो उसका साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है हाइड्रोजन के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है और एक पॉइंट पे जाके जितना हाइड्रोजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाइड्रोजन का प्रेशर होता है वो ऊपर में एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि ऊपर में प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी एक्शन के ऊपर है जिसमें एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं कि इनमें से कौन सा कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड है। जैसे इंक का बाहर निकलना, ग्राउंड वाटर का ऊपर आना, जब हम लोग कपड़े पे पानी डालते हैं तो उसका फैलना, केरोसिन का स्टोव के जो बत्ती होती है उससे बाहर आना, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कैपिलरिटी के। इंक का ग्राउंड वाटर का ऊपर आना, वाटर ड्रॉप का क्लॉथ में फैलना और केरोसिन का स्टोव की बत्ती से ऊपर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ट्यूब में फ्लूइड जो है वो वाटर से ज़्यादा राइज कर रहा है, यानी दो ट्यूब ले लिया है, एक ट्यूब में वाटर लिया है, एक ट्यूब में कोई एक फ्लूइड लिया है, तो वाटर का अगर लेयर यहाँ है तो इसका लेयर ऊपर है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं सॉरी, इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक ही ट्यूब है, ठीक है, एक ही ट्यूब में एक बार हम पानी डालें और एक बार हम एक फ्लूइड डालें, तो पानी जितना कॉलम गया, यानी ये ट्यूब है तो पानी इतना कॉलम गया तो फ्लूइड इतना कॉलम गया, तो इसके पीछे रीजन ये होगा कि सरफेस टेंशन, उस फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन होगा वो पानी से ज़्यादा होगा, तभी वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आई। नेक्स्ट है वाइल ट्रेवलिंग बाई प्लेन, जब हम लोग एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं तो पेन की इंक जो है वो बाहर आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि ऊपर में हमारा प्रेशर हाइट के साथ प्रेशर कम होता है, तो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है कि वो इंक बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर को ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है लिक्विड का फ्लूइड का। विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी क्या होता है कि थिकनेस, विस्कोसिटी क्या है? थिकनेस है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जैसे पानी को हम बहा देते हैं तो चुपचाप वो बह जाता है, आराम से वो बह जाता है, लेकिन पानी की जगह पे अगर हम हनी डाल दें तो वो इतना आसानी से नहीं बहता है जितना आसानी से पानी बह जाता है। डेट मीन्स कि उसका जो फ्लो के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो, बहने का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, यानी वो विस्कोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए हनी, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका थिकनेस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? यानी हम टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, हनी को गर्म कर रहे हैं तो हनी पतला हो जाएगा, और पतला होने का मतलब यह है कि उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी, यानी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। हाइयर विस्कोसिटी का एग्जाम्पल हनी हो गया, शहद, जिसको शहद कहते हैं, ढेर सारे ऑयल्स होते हैं, जो गाढ़ा ऑयल होता है वो उसकी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। व्हाट इज डेंसिटी? पहला क्वेश्चन है डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी घटता है। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? तो ये 4 डिग्री सी पे होती है, 0 डिग्री सी पे नहीं होती है। बर्फ़ में उसकी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती है। अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो डेंसिटी का कर्व ऐसे होता है, और ये जो कर्व होता है, ये जो पॉइंट है, ये 4 डिग्री सी, यानी बर्फ़ में डेंसिटी ऐसे धीरे 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 बढ़ती है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। इस कंसेप्ट से तो लगातार क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर वाला पे घुमा के पूछता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन हमने भी डाल दिया है कि कोल्ड वेदर कंडीशन में या फिर नॉर्दर्न पोल पे मछलियाँ मर क्यों नहीं जाती है, वो जिंदा क्यों रहती है? जब ऊपर का लेयर पूरा बर्फ बर्फ लगा रहता है, आप डिस्कवरी चैनल में भी देखेंगे कि ऊपर पूरा बर्फ बर्फ है और नीचे पानी है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ऊपर के वाटर का डेंसिटी कम है, नीचे के वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है। तो वाटर का डेंसिटी कितना टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी वाला है? सबसे नीचे होगा, और सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे ऊपर होगा। तो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सी पे, यानी सबसे नीचे वाला पानी जो है 4 डिग्री सी पे। 4 डिग्री सी पे तो कभी बर्फ़ बनेगा नहीं, तो इसलिए जो है वो ऊपर में बर्फ़ बन जाता है लेकिन नीचे में बर्फ़ नहीं बन पाता है। इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है? 4 डिग्री सी पे होती है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि जो बर्फ़ के लेयर के नीचे का जो पानी होता है, बर्फ़ के लेयर के जो नीचे होता है वो पानी के रूप में रहता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पे होती है वाटर की। अगर मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 0 डिग्री सी पे होती तो पूरा ही बर्फ़ बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आयरन नेल, यानी लोहा जो है वो मरकरी के ऊपर तैरता है लेकिन पानी के नीचे डूब जाता है, ये क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जो लोहे की जो डेंसिटी होती है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जो लोहे की डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, लेकिन मरकरी की डेंसिटी से कम होती है। इसी कारण से क्या होता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। तो इसका आंसर यही है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लोअर देन मरकरी। मरकरी से कम होता है और पानी से ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ निडल सिंक इन वाटर, यानी एक जो लोहे की निडल होती है वो पानी में डूब जाती है, बट एक शिप नहीं डूब पाता है, वो भी आयरन का ही बना होता है, क्यों? क्योंकि जो बोट होता है या फिर शिप जो होती है, उसका डिज़ाइन इस प्रकार होता है कि जब शिप को पानी में डालते हैं तो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, वो निडल जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उससे कहीं ज़्यादा होता है, और जितना वाटर शिप जो है डिस्प्लेस करता है वो शिप के वेट के बराबर होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो इसका आंसर यही है कि द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ शिप इज लोअर देन वाटर, यानी शिप का जो डिज़ाइन इस प्रकार से बनाया जाता है कि शिप की जो डेंसिटी होगी वो वाटर से बहुत ही कम होगी, इसी इसी कारण से वो तैरता रहेगा। और वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी शिप जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, यानी शिप, जैसे अगर यहाँ पे पानी है, पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे आपने शिप डाल दिया, एक नाव डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि इतना पानी वो हटा देगा, तो ये जो इतना पानी हटाया है वो इसी के वेट के बराबर होता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये डूबता नहीं है। अगर ये पानी जितना हटाया उससे शिप का वेट ज़्यादा होता तो ये डूब जाता। सिंपल सा मतलब है। इसी थ्योरम को आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया गया है कि जब जो वाटर जो डिस्प्लेसमेंट बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू उसके बराबर हो तभी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, दूसरा ये भी है कि वाटर जो है वो, वाटर के अंदर बायंसी फोर्स होती है, यानी वो वाटर जो है वो ऊपर के ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट की ओर फोर्स लगाता है, बायंसी करता है, ठीक है, जिसके कारण आदमी तैर पाता है। तो जब आदमी तैरता है तो वो किसके कारण तैरता है? वाटर के फोर्स के बायंसी के कारण, जो नीचे से ऊपर की तरफ लगती है। तो इसी में क्वेश्चन आता है कि जब कुएं में से पानी निकालते हैं तो उस समय हमको हल्का महसूस होता है, लेकिन जब पानी कुआं से बाहर निकल, जो बल्टी है पानी से बाहर, सरफेस से बाहर निकल जाता है तो वो भारी महसूस होता है। कारण ये है कि जब पानी के अंदर बाल्टी रहता है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बायंसी कहते हैं, ठीक है। और जो अमाउंट जो वो बाल्टी डालने से जो डिस्प्लेस हुआ है वो बराबर होता है, इसी कारण से उसके ऊपर एक सेम फ्लोटिंग टाइप का फ्लोट होता रहता है। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी